मेरा एफएससी का बहुत शानदार रिजल्ट आया था, मैं बहुत खुश थी। अब मुझे किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, जबकि आमना के नंबर मेरे मुकाबले में बहुत कम आए थे, बल्कि वो तो बेमुश्किल पास हुई थी। मैं जब चची को अपनी खुशी बताने के लिए गई तो वो आमना पर बरस रही थी और उनके ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। वो कह रही थी, वो यतीम लड़की जो तुम्हारा जूता खाती रही, तुम्हारी उतरन पहनती रही, और देखो नंबर फिर भी तो उसने तुमसे ज़्यादा ले लिए। तुमने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं उनकी बातें सुनकर दिल महसूस कर रह गई थी। हमेशा चची मेरे बारे में ऐसे ही तलख अंदाज में बोलती थी और मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता था। मैं अपने आंसू जब्त करती हुई कमरे में गई और आमना को मुबारकबाद दी, तो वो भी मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा गई। अब मुझ पर इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो लड़की जो हमारे टुकड़ों पर पलती थी वो मुझे बातें सुना रही है। आमना का सारा गुस्सा मुझ पर उतरने लगा था। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। मैं शाम होने का इंतजार कर रही थी ताकि चचा घर आए तो इन्हें अपने रिजल्ट के बारे में बताकर आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कह सकूं। शाम को जब चचा घर आए तो चची इन्हें सीधा अपने कमरे में ले गई थी और चाहकर भी मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। अगले दिन जब मैंने अपनी बात शुरू करने की कोशिश की तो चचा ने मुझे हाथ उठाकर रोक दिया था। उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने की बात कर रही हो तो हमारे खानदान की लड़कियां यूनिवर्सिटी नहीं जाती, तुमने जो करना है घर में रह कर करो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कुछ बोलना चाहा जब चची मुझे गुस्से से कहने लगी, हमारे खानदान की लड़कियां बड़ों के साथ बहस नहीं करती, जाओ किचन में और काम करो। मैं खामोशी से आंसू पीती किचन में आकर काम करने लगी थी। बार बार मेरी आंखों से आंसू बह जा रहे थे जिन्हें मैं बेदर्दी से पूछे जा रही थी। बचपन से मेरे साथ हमेशा ही नाइंसाफी होती रही थी। माँ के इंतकाल के बाद अब्बू तो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए थे। वो मुझे बदकिस्मत समझते थे। उनका कहना था कि जब मैं पैदा हुई तो उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। शायद मैं ही वो बेकदम हूँ जिन्होंने उनकी खुशियों को नज़र लगा दी। उनकी बेजान सी प्यारी महबूब बीवी उनसे बिछड़ गई। वो सब का जिम्मेदार मुझे ठहराते थे। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। वो बैरून मुल्क जाकर शिफ्ट हो गए और मैंने सुना था कि उन्होंने बाहर जाकर दूसरी शादी कर ली थी। अल्लाह ने इन्हें दूसरी बीवी से औलाद से नहीं नवाजा था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, मगर फिर भी उनके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत और शफकत नहीं थी। उनका चचा के पास फोन आता था और उनसे ढेरों बातें करते, मगर कभी उन्होंने पलट कर मेरा हाल अहवाल ना पूछा, कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। यही वजह थी कि सबका रवैया मेरे साथ बहुत बदतर था। जब मेरा सगा बाप ही मुझे नहीं पूछता था तो बाकी रिश्तों से मैं क्या तवक्को रखती। बाप का इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती थी, अपनी तालीम जारी नहीं रख सकती थी। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। मैं रोते हुए यही एक बात सोची जा रही थी। और फिर काफ़ी सारे दिन बीत गए तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये जख्म भी जैसे मुंदमिल हो गया था। आगे पढ़ने का ख्वाब तो चिकना चूर हो गया था। अब सोच रही थी कि न जाने ज़िंदगी क्या रंग दिखाने वाली है। मैंने सुना था कि चचा और चची मेरी और आमना की शादी करने का फैसला कर चुके हैं और इस सिलसिले में रिश्ते देख रहे हैं, मगर आमना ने अपने माँ बाप को साफ इनकार कर दिया था कि अभी वो आगे पढ़ना चाहती है। आमना को पढ़ाई से जितना लगाव था ये बात तो सभी बखूबी जानते थे, इसलिए कोई भी उसकी बात को संजीदगी से नहीं ले रहा था। एक दिन जब मैंने आधी रात को आमना को किसी लड़के से बात करते देखा तो उस दिन मैं कांप के रह गई थी। उस दिन प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली थी। आमना का कमरा मेरे कमरे के साथ ही था। मैं जब किचन में जा रही थी तो आमना के कमरे से उसकी बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज़ मेरे कान में पड़ी तो मैं अपनी जगह सुन होकर रह गई। वो किसी लड़के से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, उसके लिए मर जाने की बातें कर रही थी। सुनते ही मेरे होश उड़ गए। अगर ये सब चचा को पता चलेगा तो क्या होगा, वो तो आमना की जान ले लेंगे। मैंने सोचा कि मुझे आमना को समझाना होगा, मगर फिर मैं कुछ कहते कहते रुक गई। आमना तो मुझे कुछ समझती ही नहीं, मेरी किसी बात को अहमियत नहीं देती। इस बात पर भी वो मुझ पर गुस्सा करेगी, न जाने वो चच्ची को क्या क्या कर इस बात पर तमाशा लगा दे। इससे तो कुछ भी बाइद नहीं था। वक्त थोड़ा मजीद आगे सिरका तो मेरी ज़िंदगी के बदतरीन दिनों का आगाज़ हो चुका था। मेरे एफएससी के बेहतरीन रिजल्ट की खुशी एकदम ऐसे मांद पड़ गई जैसे किसी ने चिराग पर फूंक मार दी हो। पढ़ाई और कॉलेज जाने का ख्वाब तो अब महज एक भूली बसरी याद बनकर रह गया था। हर सुबह जब आँख खुलती तो ये तलख हकीकत सामने होती कि मुझे सिर्फ घर के काम काज करने और चच्ची आमना और चचा के सितम भरे बोल सुनने। मेरी ज़िंदगी में बस एक ही रोशनी की किरण थी, वो ये कि मेरे अब्बू बैरून मुल्क होने के बावजूद मेरे लिए अखराजात के लिए माना कुछ रकम भेजते थे। अगर ये रकम बहुत मामूली होती थी, मगर वो मुझे एक तरह का सुकून देती थी कि मेरे वजूद की कोई कीमत है। लेकिन ये सुकून भी छिन चुका था। मुझे बहुत बाद में इस बात का इल्म हुआ कि वो पैसे जो अब्बू मेरे लिए भेजते थे चचा चच्ची और तमाम पैसे अपने घर पर लगाते थे और उसका हिसाब किताब मुझे हरगज़ नहीं दिया जाता था।
मुझे कभी मेरे हिस्से का पैसा नहीं दिया गया, बल्कि मुझे आमना के उतरन और जूठा खाने पर सौ बातें सुनाई जाती थी और हमेशा ये एहसास दिलाया जाता था कि मैं उन पर बोझ हूँ। मैंने जब चचा से एक बार हिचकिचाते हुए बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ ये कहकर बात टाल दी कि जब तक तुम हमारे घर में हो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हम पर है, तुम्हें पैसे का हिसाब लेने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन मैं समझ गई थी कि मुझे यहाँ खामोशी और सब्र के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं चाह कर भी इस घर में पढ़ नहीं सकती थी, जबकि आमना को कोई रोकने वाला नहीं था। हालांकि वो मुश्किल पास हुई थी, उसके लिए अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले की बातचीत घर में खुलेआम चलती थी। मैं 4-4 और 5-5 घंटे किचन में काम करती, उन सब की बातें सुनती और सिर्फ एक ही बात सोचती रहती, काश मेरे अब्बू यहाँ होते तो मेरी ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। एक रात जब मैं काम काज खत्म करके थकी हारी अपने बिस्तर पर लेटी थी और आंखें बंद करने लगी थी कि अचानक घर में एक जोरदार चीख गूंजी। ये चच्ची की आवाज़ थी जो गुस्से और परेशानी से कांप रही थी। मैं फौरन उठी और कमरे से बाहर निकली। चचा, आमना और मैं हम सब दौड़े दौड़े चच्ची के कमरे की तरफ गए। कमरे में दाखिल होते ही चच्ची फर्श पर बैठी हुई थी और गुस्से से उनका चेहरा लाल हो रहा था। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू जमीन पर मारा और चिल्ला कर कहा, मेरा सारा जेवर गायब है। मैंने अभी यहाँ रखा था, कहाँ गया? सब घर वाले हैरान परेशान एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन चच्ची की आंखें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी और वो मैं थी। चच्ची ने एक ही पल में मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में शदीद नफरत और शक साफ झलक रहा था। ये काम कोई बाहर का शख्स नहीं कर सकता। इस घर में मेरे अलावा और किसी को मेरे जेवरात की जगह नहीं मालूम थी और तुम इस घर में रहती हो, मेरे सारे बिस्तर और कपड़े तुम ही तो देखती हो। ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। चच्ची ने मुझ पर सीधा और सरासर झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं सख्ते में आ गई। चोर! मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं कांपते हुए हाथ जोड़कर बोली, चच्ची जान, अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने आज आपके कमरे को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे जेबर के बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे, दिल खून रो रहा था कि एक तो मेरे साथ ये सलूक हो रहा और वो अब मुझको चोर का इल्ज़ाम। मैंने बार बार यकीन दिलाया, कस्में खाई कि मैं बेकसूर हूँ, मगर चच्ची का गुस्सा आसमान को छू रहा था। चच्ची चिल्लाई, बस करो ये ड्रामा, तुम्हारी ऐसी किस्मत कहाँ कि तुम ये सब करोगी। कोई ऐसी वैसी लड़की हो तो शायद डर जाए, लेकिन तुम तो हो ही ऐसी। बाहर वाले को तो यहाँ आने की इजाज़त ही नहीं। और हमारी आमना, हमारी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो मेरी बेटी है, उसे क्या ज़रूरत है चोरी करने की। ये हरकत सिर्फ तुम कर सकती हो। चाचा खामोश खड़े थे। हमेशा की तरह वो चच्ची के गुस्से के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे, या शायद वो भी मेरी तरफ ही शाकी की नज़र से देख रहे थे। वो जानते थे कि मैं जहाँ उनके टुकड़ों पर पलती हूँ, इसलिए वो कभी मेरी हिमायत नहीं करते थे। चच्ची ने फौरन मुझ पर हमला कर दिया। अभी पता चल जाएगा, मैं अभी तुम्हारे कमरे की तलाशी लूंगी। उससे पहले कि मैंने रोकती, चच्ची और आमना दोनों मेरे छोटे से कमरे में घुसी। उन्होंने मेरे कपड़ों का बक्स, मेरा पुराना बैग, हत्ता के बिस्तर के गद्दे तक उठा कर देख लिया, मगर इन्हें कुछ नहीं मिला। मेरे कमरे से जेवर मिलना तो दूर, मेरी मामूली सी चीजें भी बिखर गई थी। तलाशी लेने के बाद चच्ची बाहर आई और उनके चेहरे पर थोड़ा सा पशोपेश था, मगर फिर भी उनकी बदगुमानी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने जोर से कहा, उसने जेवर कहीं और छुपा दिया होगा, शायद उसने किसी को दे दिया हो। ये इतनी चालाक है कि उसने मेरे कमरे से निकालकर किसी और जगह छुपा दिया होगा। इस घर में इसके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। ये झूठ बोल रही है, ये मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रही है। मैं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और बेअख्तियार होने लगी। ये एक भयानक ख्वाब था जो ताबीर बन चुका था। पहले मैं एक बोझ थी, फिर एक नौकरानी, अब मैं एक चोर बन गई थी। मेरी आंसुओं में कोई सच्चाई नहीं थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सीने में कोई चीज़ जोर से फट गई है। उस घर में मेरा कोई सहारा नहीं था, जहाँ तक कि सच भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। वो रात मेरे लिए किसी जहन्नम से कम नहीं थी और मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि अब मेरा इस घर में रहना मजीद मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने बाप को याद कर रही थी, काश वो यहाँ होते तो मेरी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। चोरी के इल्ज़ाम लगाने के बाद इस घर में मेरी हैसियत तो और भी बदतर हो चुकी थी। हर बात पर चच्ची का तंज और शक मेरी रूह को जख्मी करता रहता था। वो दिन भर मुझे घूरती रहती, हर चीज़ को हाथ लगाने से रोकती रहती और बार बार ये दोहराती रहती कि जल्द ही मेरा जुर्म साबित हो जाएगा। चचा तो शायद अब ये समझ चुके थे कि मैं सच कह रही हूँ, मगर चची के सामने कुछ भी बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। मैं रोज़ो शब सिर्फ ये सोचती थी कि अब इस कैद से आज़ादी कैसे मिलेगी। पढ़ाई तो दूर की बात, अब तो यहाँ इज्जत की दो घड़ी भी मुयसर नहीं थी। एक दिन रात का वक्त था, तकरीबन 11 बजे होंगे। मैं किचन से काम निपटाकर अपने कमरे में जाने की तैयारी कर रही थी कि मेरी नज़र आमना पर पड़ी। वो बड़े तजस्सुस और आहिस्तगी के साथ बाहर निकली। इसके कदमों में हद दर्जा एहतियात थी और छुप छुप कर छत की सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मेरे ज़हन में फौरन वो रात घूम गई जब मैंने उससे किसी लड़के से फ़ोन पर बात करते सुना था। मुझे लगा ज़रूर कोई गड़बड़ है। चच्ची चचा सोने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैं भी आहिस्ता से उसके पीछे चल पड़ी। मैं जैसे ही छत पर पहुंची, मुझे झटका लगा। आमना
आमना वहाँ अकेले नहीं थी। अंधेरे में भी मैंने साफ देखा कि एक लड़का वहाँ खड़ा था। आमना फौरन उसकी तरफ लपकी और दोनों ने आहिस्ता आवाज़ में बात करना शुरू कर दी। मुझे एहसास हुआ कि ये वही लड़का होगा जिससे वो फ़ोन पर बात करती थी। मैंने फ़ौरन कदम बढ़ाए और आमना के बिल्कुल करीब जाकर सख्त लहजे में कहा, ये तुम क्या कर रही हो? आमना, कौन है ये? मेरे अचानक सामने आने से आमना और वो लड़का दोनों हवास भागता हुआ। इससे पहले कि वो लड़का कोई रद्द अमल जाहिर करता, मैंने आमना का बाजू पकड़कर खींचा और कहा, नीचे चलो, अभी और फौरन। मैं सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। मैं जानती थी कि अगर चचा चच्ची को इस बात का इल्म होगा तो वो शायद आमना की जान ही ले लेंगे, लेकिन आमना ने उल्टा रद्द अमल दिया। शायद उसे ये खतरा था कि मैं जाकर सारी बात घर वालों को बता दूंगी। आमना ने मेरे हाथ को झटका दिया और फिर वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। उसने बुलंद आवाज में चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख इतनी ऊंची थी कि घर में गूंज उठी। उसने फौरन उस लड़की की तरफ इशारा किया जो अंधेरे में सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, और फिर उसने उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा दिया, चचा चच्ची, देखें इस लड़की ने मुझे धमकी दी है, ये यहाँ इस लड़के के साथ ये शुभ कर उससे मिली है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि वो ये सब रोज करती है, अब वो मुझे भी बदनाम करने की धमकी दे रही थी। चची और चचा फौरन भागते हुए छत पर पहुंचे। उनके चेहरों पर शदीद गुस्सा और खौफ था जब उन्होंने देखा कि वाकई एक सायादार लड़का तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर दीवार फलांगने की कोशिश कर रहा है और मेरी ही वजह से वो जहाँ मौजूद है। तो उनका दिमाग बिल्कुल मौफ हो गया। वो लड़का तो फरार होने में कामयाब हो गया, मगर आमना ने अपना काम कर दिखाया। उसने मेरी नेकी को मेरी बुराई में बदल दिया था। चची ने मुझ पर कोई तरस नहीं खाया। तुम्हारी ये गंदी हरकतें, पहले चोरी, अब ये तुम्हारी पैदाइश ही हमारे खानदान की रुसवाई के लिए हुई थी। चची की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी और उनके अल्फाज में जहर भरा हुआ था। इसलिए तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने की जिद कर रही थी ताकि खुलेआम सब कर सको। चचा की आवाज़ पहली बार इतनी बुलंद और गुस्से वाली थी। मैंने चीख कर कहा, झूठ, ये झूठ बोल रही है, ये उसका आशिक है, मैं उसे रोकने आई थी। चच्ची मुझे यकीन करें, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आमना आंसू बहाती हुई बहुत मजलूम बनकर चच्ची के साथ खड़ी थी और मेरे खिलाफ हर बात को मजबूत कर रही थी। चच्ची ने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए सीढ़ियां उतरी। चच्ची का गुस्सा आसमान पर था। तुमने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, चोर और बदचलन। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। चच्ची ने मेरी बात सुने बगैर मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रात के इस पहर अपने मुख्तसर से कपड़ों में सड़क पर खड़ी थी और मेरे आंसू बेतहाशा बह रहे थे। दरवाजा जोर से मेरे पीछे बंद हो चुका था। मैं दरवाजे से टकराती रही, चीखती रही, ये झूठ है, खुदा का खौफ करो, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं कहाँ जाऊँ? मैं रो रही थी। मेरे पास कोई जगह नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी वहीं मर जाऊँ। मैं सड़के के किनारे टूट कर बैठी हुई थी और आसमान की तरफ देखकर अपने बाप को याद कर रही थी। मैं सोच रही थी कि काश वो मुझे एक बार पूछ लेते, काश आज वो होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। इसी लम्हे मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी। ये कोई आम या मामूली गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक शानदार स्याह रंग की लग्जरी गाड़ी थी। मैंने डर और हैरत से सर उठाकर देखा। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर निकला। वो बहुत शाइस्ता, मुहज़्ज़ब और महंगे लिबास में मलबूस था, मगर उसके चेहरे पर गम और तशवीश के गहरे साए थे। मैंने उसे फौरन पहचान लिया। ये मेरे वालिद थे। वो पाकिस्तान में थे और मुझे इस हालत में देखकर उनके चेहरे पर एक गहरा सदमा और अफसोस छा गया। वो नहीं जानते थे कि मैं उस घर में किन हालात से गुजर रही हूँ। शायद वो मुझसे मिलने आए थे या मेरा हाल अहवाल पूछने आए थे। जब मेरे वालिद ने अपने घर वालों का ये रवैया मेरे साथ देखा तो सख्ती में रह गई। उनकी आंखों में शदीद दुख और गुस्सा भरा हुआ था। चच्ची और चचा जो दरवाजे के पीछे से मुझे जाते हुए देख रहे थे, वो वालिद को देखकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। उनके चेहरे पर खौफ नुमाया था, क्योंकि उनके ख्याल में वालिद तो कभी पाकिस्तान आते ही नहीं थे। चचा ने फौरन अपने आप को संभाला और बिना ये सोचे समझे कि वालिद का मेरे बारे में क्या रवैया रहा, उन्होंने सारा सच छुपाने की कोशिश की। चचा ने कहा, भाईजान आप अचानक, ये लड़की तो, ये बदकिस्मत लड़की हमारी नाक कटा चुकी है। हमने उसे एक लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ा है, इसलिए हमने इसे ये सजा दी है। आपकी इज्जत का सवाल था। मेरे वालिद ने एक नज़र चचा चच्ची पर डाली और फिर मेरी तरफ, जो आंसुओं में डूबी जमीन पर बैठी थी। उन्होंने बगैर किसी बात का जवाब दिए मुझे सहारा देकर उठाया और खामोशी से गाड़ी में बिठाया। मेरे वालिद ने चचा को देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, अब वो बहुत हो चुका, और वो मुझे अपने साथ ले गए थे। मेरे बाप मुझे अपने घर लेकर गए थे, मगर ये वापसी मोहब्बत और शफकत वाली नहीं थी। वो अब भी मुझसे नाराज थे। वो मेरे घर से निकाले जाने पर हैरान और गमज़दा जरूर थे, मगर वो चचा चच्ची की बातों में आकर यही समझ रहे थे कि मैं ज़रूर कोई गुनाह किया है। मैंने उनकी इज्जत का पास नहीं रखा। उनकी खामोशी मेरे लिए 1000 बातों से ज़्यादा तकलीफ देती। वो मुझे लेकर उसी वक्त अपने किसी जानने वाले
वाले के घर या शायद किसी होटल चले गए थे। वो मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं बोले, मगर उनकी खामोशी चीख चीख कर उनकी नाराज़गी और सदमा ज़ाहिर कर रही थी। मेरे वालिद मुझे वहाँ से ले तो आए थे, मगर उनकी खामोशी और संगीन चेहरा मुझसे हज़ार सवाल पूछ रहा था। मैं जानती थी कि वो घर से निकाले जाने पर सदमे में है, मगर उससे भी ज़्यादा इस बात से नाराज़ थी कि चचा चची ने मुझ पर लड़के के साथ पकड़े जाने का इल्ज़ाम लगाया था। उनके लिए इज़्ज़त और ख़ानदानी नमूस सबसे मुक़द्दस थी, और वो यही समझ रहे थे कि मैं उनकी इज़्ज़त का पास नहीं रखा और गुनाह किया। उन्होंने घर आकर मुझे एक कमरे में बिठा दिया और मेरे करीब भी नहीं आया। रात भर की तकलीफ़ के बाद भी उनकी पहली तरजीह मुझसे बात करना नहीं बल्कि मामले को निपटाना था। अगले दिन वालिद ने मेरे कमरे में आकर एक सख्त और ठंडे लहजे में बात की। मैंने सुना है कि तुमने कुछ गलत हरकतें की हैं। तुम्हारी चची ने चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया, और अब कल रात का वाक़या। मैंने रोते हुए तमाम तर तकलीफ़ों का जिक्र किया जो मैंने वहाँ झेली। चची का मुझ पर शक, आमना की झूठी तोहमत, सब कुछ। मैंने कहा, अब्बू आपको अल्लाह का वास्ता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। आमना ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे वालिद ने मेरी बात सुने बगैर मेरी तरफ एक तलख नज़र डाली। तुम्हारी बात सुन लिया, लेकिन जब सगा बाप तुम्हें घर में नहीं रख सका तो गैरों ने क्या रखना था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी वजह से मेरी बाकी ज़िंदगी की इज्जत और कारोबार पर कोई हर्फ आए। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे लिए अब यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं तुम्हें शादी करके जल्द अज जल्द इस मामले से फारिग करना चाहता हूँ। ये ख़ानदान अब मज़ीद कोई मसला पैदा नहीं करेगा। ये मेरे लिए दूसरा बड़ा सदमा था। मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब देखा था, और अब मुझे बगैर किसी सफाई के, बगैर किसी तस्दीक के और अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बस इज़्ज़त बचाने की भीड़ चढ़ाया जा रहा था। मैंने एहतजाज करने की कोशिश की, मगर मेरे वालिद ने मुझे हाथ के इशारे से खामोश करवा दिया। बहस करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत मुअज़्ज़ज़ घराना देख रहा हूँ। अगर तुमने मज़ीद एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर वापस चला जाऊँगा, और फिर तुम खुद ज़िम्मेदार होगी। अब्बू ने चंद ही हफ्तों में मेरे लिए एक मुनासिब रिश्ता तलाश कर लिया और मेरी शादी तय कर दी। वो आदमी उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, मगर एक मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखता था। वालिद ने शायद इन्हें सिर्फ ये बताया था कि मेरी वालिदा के इंतकाल के बाद मेरी परवरिश चचा के घर हुई, और अब पढ़ाई से ज़्यादा मैं घर बसाने में दिलचस्पी रखती हूँ। मेरी शादी सादगी से कर दी गई, जहाँ मेरे वालिद का चेहरा किसी भी तरह से खुशी ज़ाहिर नहीं कर रहा था। वो मुझे बोझ और अपनी इज्जत की हिफाजत की नज़र से देख रहे थे। शादी के बाद मैं एक नए घर और एक नई ज़िंदगी में आ गई, मगर मेरे दिल में झूठे इल्ज़ाम और मेरे बाप की नाराज़गी का बोझ हमेशा रहा। शादी के चंद साल बीत गए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी नई ज़िंदगी में सुकून हासिल करना शुरू कर दिया। मेरे शोहर एक अच्छे इंसान थे, और मुझे नए घर में वो इज़्ज़त मिली जो मुझे कभी चचा के घर नहीं मिली थी। मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ख्वाब तो पूरे नहीं हुए, मगर मैंने अपने घर की जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभाना शुरू कर दी। एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने चचा और चची को खड़ा देखकर मेरी रूह कांप गई। वो बहुत बूढ़े थे, थके हुए और परेशान लग रहे थे। उनके चेहरों पर वो तकब्बर नहीं था जो कभी हुआ करता। तो वो दोनों मेरे सामने झुक से गए। चची ने हाथ जोड़ दिए और उनकी आंखों में आंसू थे। चची ने रोते हुए कहा, बेटी हमें माफ़ कर दो, हमें वो तल्ख और जालिम रवैया अख्तियार करने के लिए माफ़ कर दो जो हमने तुम्हारे साथ रखा। मैं हैरान और खामोश खड़ी थी। मैंने इन्हें अंदर बुलाया। चची ने रोने वाली आवाज़ में पूरी कहानी बताना शुरू कर दी, जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। बेटी, उस रात हमने तुम पर जो इल्ज़ाम लगाया था वो सब झूठ था। तुम बेकसूर थी। हमने अपने दिल की आंखें बंद कर रखी थी। हमारे घर की रसवाई तुम नहीं बल्कि हमारी अपनी बेटी आमना थी। चचा ने बात संभाली। हमने तुम्हें घर से निकालने के कुछ ही महीनों बाद आमना की शादी बहुत अच्छे घर में कर दी थी, ताकि उसका आशिक दोबारा उसका पीछा न करे, मगर वो वहाँ खुश नहीं थी, और सिर्फ 2 साल बाद वो घर से भाग गई। ये सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। वो लड़की जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था वो खुद अपने अंजाम को पहुँच चुकी थी। चची ने बताया, जब वो भागी तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। उसका आशिक भी एक फरेबी निकला और उसे छोड़कर चला गया। बहुत अरसे की जिल्लत और रसवाई के बाद जब वो हमें मिली तो वो टूट चुकी थी। हमने उस पर बहुत गुस्सा किया, मारा पीटा, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो गई थी तब उसने ही सबको बताया। चची की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उस रात छत पर वो खुद थी, वो लड़का उसका आशिक था। जब तुमने उसे पकड़ लिया तो उसने तुम्हें फंसाने के लिए तुम पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई हो। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह थी कि जिस जेवर की चोरी का इल्ज़ाम हमने तुम पर लगाया था वो जेवर भी तुम्हारी बदनामी के फ़ौरन बाद आमना के बक्से से मिला था।
میرے سامنے سب کچھ عیاں ہو چکا تھا، میں بے گناہ تھی اور میری ساری زندگی ان کے جھوٹ کی وجہ سے بدل گئی تھی۔ چچا نے سر جھکا کر کہا، بیٹی جب سے ہمیں یہ سچ پتہ چلا ہے ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کے پاس گئے، انہیں سب بتایا، ان سے تمہارے بارے میں پوچھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ تم بے قصور تھی تو وہ تمہاری بہتری کے لیے باہر ملک چلے گئے، شاید ندامت کے مارے یا تم سے آنکھیں نہ بھلا پانے کی وجہ سے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ مرنے سے پہلے تمہارے سامنے آ کر معافی مانگ لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری معافی بہت چھوٹی ہے، مگر پلیز ہمیں دل سے معاف کر دو۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا، وہ شرمندہ تھے، اپنے کردار کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اس سزا کو جھیل رہے ہیں جو انہوں نے مجھ پر مسلط کی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور دل سے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے، مگر یہ غم کے نہیں بلکہ تکمیل انصاف کے آنسو تھے۔ میں نے کہا، اللہ آپ کو ہدایت دے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ چچا چچی روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، مگر وہ جاتے جاتے میری زندگی کے اس بڑے باب پر حقیقت کی مہر لگا گئے تھے کہ میں پاک دامن اور بے قصور تھی۔ مجھے سکون ملا کہ میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو فون کیا، انہیں پوری کہانی سنائی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ ہمیشہ سے جانتے تھے کہ میں سچ کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے والد کو فون کیا اور پہلی بار ہم نے کھل کر بات کی اور میں نے انہیں معاف کر دیا۔